नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होगा। इससे पहले दोस्तों हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग 40 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम लोग करने वाले हैं, यह दोस्तों इसके झा सर का जो बुक है उसी से हम लोग करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें आपको आपको साइंस, करंट अफेयर्स और आपको जीके जीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। और दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग जाकर के वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि अरबी व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को किस देशों में भेजा था। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूरोपीय, यानी कि पुर्तगाल, डच, अंग्रेजी आदि पश्चिम देशों का भारत आगमन के पूर्व भारत एवं पश्चिम देश के बीच व्यापार हुआ करता था, और भारत एवं पश्चिम देशों के मध्य व्यापार अरब व्यापारियों के द्वारा किया जाता था। यानी कि आपको इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि यूरोपीय हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आपको 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी बने, जो कि मद्रास अधिवेशन में यह अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी टाटा के साथ मिलकर 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी, उस दुकान का नाम क्या था। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। आपको 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, जिसमें बम्बई में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया, और गर्मपंथी इस आंदोलन को संपूर्ण देश में फैलाना चाहते थे, जबकि नरमपंथी इसे केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को सशस्त्र की तरह प्रयोग किया। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अहमदाबाद हड़ताल 1918। भारत में गांधी जी ने पहली बार हड़ताल का प्रयोग अहिंसक आंदोलन के तहत 1918 में तब किया, जब अहमदाबाद मिल मालिकों ने पहले से दिया जा रहा प्लेग बोनस को बंद कर दिया और वेतन में भी किसी प्रकार का वृद्धि नहीं किया। उसके बाद यानी कि वृद्धि नहीं किया, तब गांधी जी ने मिल मालिकों पर दबाव बनाने हेतु भूख हड़ताल किए, और गांधी जी का अनशन के फलस्वरूप यह आंदोलन पूर्णतः सफल रहा और मजदूरों का वेतन में 35% की वृद्धि हो सकी। नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि अब ऑप्शन बी देख लेते हैं। रॉलेट सत्याग्रह 1919 में हुआ था, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन 1905 में, और चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि भूटान पर कूच बिहार के एक राजा संगलीदप द्वारा शासन का नियंत्रण कब किया गया था। संगलीदीप हो जाएगा, संगलीदीप। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भारत पर कूच बिहार का राजा संगलीदीप द्वारा 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व नियंत्रण स्थापित किया, यानी कि 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के ए में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौधरी चरण सिंह। जुलाई 1979 से जनवरी 1980 तक पीएम रहने वाले चौधरी चरण सिंह कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी कि लोकसभा यानी कि संसद का सामना नहीं किए, यानी कि 7 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि वर्ष 1982 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें किस विधानसभा चुनाव में पहली बार प्रयोग में लाई गई थी? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल। भारत के चुनाव में सर्वप्रथम 1982 में प्रयोग के तौर पर केरल का प्रारूप विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 360। उसके बाद ऑप्शन ए में दे रहा अनुच्छेद 352, इसमें राष्ट्रीय आपात है। और ऑप्शन बी में दे रहा अनुच्छेद 356, यह राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद है। और अनुच्छेद दे रहा ऑप्शन डी में 368, तो 368 में संविधान संशोधन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 10 में कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित भाषाओं के बारे में है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाग 8 जो हो जाएगा वह अनुसूची और अनुसूचित भाषाओं के बारे में है। यानी कि संविधान की अनुसूची 8 में भारत की राजभाषा का उल्लेख है और अनुच्छेद 343 के आधार पर हिंदी भारत की राजभाषा है। और मूल संविधान में 14 राजभाषा था, लेकिन वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको यानी कि 11 में कह रहा है कि एक के BLU को व्यवस्थित करने पर हम डैश की राजधानी के रूप में प्राप्त करते हैं। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का जो राजधानी हो जाएगा वह काबुल हो जाएगा। और ए के BLU जो दे रहा है तो KABUL यानी कि काबुल जो हो जाएगा ये आपका राजधानी हो जाएगा, इसको व्यवस्थित कीजिएगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बड़ी और भारी यह बकरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाक जल डमरू मध्य। राम सेतु का अंग्रेजों के काल में आदम ब्रिज कहा जाता था और राम सेतु पाक जल डमरू मध्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारतीय करेंसी नोट पर RBI का गवर्नर का हस्ताक्षर होता है और 1 रुपये के नोट को छोड़कर शेष सभी नोट जो है वह RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर से जारी होता है। और भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह RBI के गवर्नर रह चुके थे, इस कारण करेंसी नोट पर उनका हस्ताक्षर युक्त काम मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमाशा। तमाशा जो है वह महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। जबकि आपको यह गरबा जो हो जाएगा यह आपको गरबा गुजरात का है। उसके बाद डांडिया भी गुजरात का है और भांगड़ा जो दे रहा है यह पंजाब का लोक नृत्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में असत्य है? 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, छोटा कर देते हैं, 16 का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है और मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है, यानी कि 16 के जो ऑप्शन डी दे रहा है यह आपका असत्य है। यानी कि घर्षण बल वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है, सही है। वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने का कार्य करता है स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है, ये भी आपका सही है। और मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण है, ये भी आपका सही है। लेकिन ऑप्शन डी जो है यह आपका गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 17 में कह रहा है कि दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रणोद प्रति एकक क्षेत्रफल पर आपको परिभाषित किया जाता है दाब को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है कि निम्न में से अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टॉर्च में उपयोग होता है अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका सोलर लाइट भी जो है वह आपको अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा। उसके बाद नाभिकीय ऊर्जा भी आपको हो जाएगा गैर अपरंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कह रहा है कि निम्न में से किस बात पर निर्भर करती है कि ध्वनि की 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आवृत्ति। निम्न में से किस बात पर निर्भर करती है कि ध्वनि की आवृत्ति, यानी कि ध्वनि की पिच यानी कि तारत्व इसके आवृत्ति पर निर्भर करती है। और ध्वनि की गुणता यानी कि ओवरटोन या ध्वनि स्वर या सन्नादि यानी कि सन्नादि पर निर्भर करता है। ध्वनि की गुणता जो है यह सन्नादि पर निर्भर करता है और ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि दो चालक समान दिशा में विद्युत धारा ले जाने पर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जब किसी धारावाही चालक को समान दिशा में ले जाया जाता है तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है, और जब किसी धारावाही चालक को विपरीत दिशा में ले जाया जाता है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान डैश है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5.3 गुने 10 के पावर माइनस 23 ग्राम। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में आपको कह रहा है कि सर्वाधिक स्थिर या अक्रिय परमाणुओं के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8 होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि बीटा किरणों के बराबर होता है, यानी कि 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश का वेग का 9/10 जो है वह बीटा किरणों के बराबर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कह रहा है कि डैश अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि Al2 यानी कि O3 जो है वह अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है यह आपको अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में निम्नलिखित धातुओं में से किन धातुओं के यौगिकों का उपयोग किया जाता है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि Ag। फोटोग्राफी में Ag जोन है Ag का प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में आपको कह रहा है कि गुणसूत्र
किससे संबंधित है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आनुवांशिक लक्षणों के संचारण से। गुणसूत्र जो है आनुवांशिक लक्षणों के संचारण से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि वैज्ञानिक नाम क्या है होमोसेपियंस का? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुद्धिमान आदमी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको कह रहा है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण अगर 10 से 5 ग्राम अणु प्रति लीटर है तो इस विलयन का पीएच मान क्या होगा? 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इस विलयन का पीएच मान 5 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको कह रहा है कि भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं? 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह ईमेल के आविष्कार से जुड़े हुए हैं। भारतीय मूल के शिवा अय्यादुरई ईमेल के आविष्कार से जुड़े हुए हैं। और माउस का आविष्कार डॉक्टर डगलस एंजेलबर्ट ने 1964 में आपको किया था। किसने? तो डगलस एंजेलबर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको कह रहा है कि चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का निर्माण करता है, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेक चंद्र। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का निर्माण नेक चंद्र सैनी ने करवाया था और रॉक गार्डन सुखना झील के निकट स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको कह रहा है कि किसी वस्तु के संवेग में अगर 0.2 सेकेंड में 10 kg मीटर सेकेंड के पावर -1 परिवर्तित होता है तब वस्तु पर कार्य कर रहा बल है, यानी कि 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 500 न्यूटन हो जाएगा इसका राइट आंसर। 31 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट, यानी कि आपको एफ बराबर होता है संवेग में परिवर्तन बटा समय। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको कह रहा है कि हाल ही में किस महाद्वीप को WHO ने पोलियो मुक्त घोषित किया है? 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि जिमेक्स 20 द्विपक्षीय समुद्री युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जापान और भारत के बीच हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको कह रहा है कि विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डेविड आर मालपास जो हैं यह आपको विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको कह रहा है कि 26 जनवरी 2020 को भारत ने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 71वां गणतंत्र दिवस मनाया है। कितना? तो 71वां गणतंत्र दिवस भारत ने मनाया है 2020 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि आम बजट 2020-21 का विषय क्या था? 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जीवन को सरल बनाना। 1 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने केंद्रीय बजट 2020-21 को संसद में पेश किया और लगातार दूसरी बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री बनी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने स्कूलों में प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 में कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयोजित परीक्षा पे चर्चा 2020 कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में हुआ है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 39 में कह रहा है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिवराज सिंह चौहान जो है वह वर्तमान में मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा आज का।
कह रहा है 40 में कि 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दक्षिण कोरिया। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको एनटीपीसी, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 था। इससे पहले दोस्तों हम 5 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों इससे पहले अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दिए हैं, उससे आपको जाकर के वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। और दोस्तों आप पूरा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।